आज हम डिस्कस करते हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट टॉपिक हमने किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है कि कोई भी दो मासी बॉडी यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ। तो देखो एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कोई भी दो मासी बॉडी यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो भी आप दो बॉडीज ले रहे हैं उनका जो भी मास होगा उसके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उन दोनों मासी बॉडीज के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की। तो देखो इसी के लिए मैंने कंसीडर कर ली एक मासी बॉडी जिसका मास कितना है m1 है, दूसरी मासी बॉडी कंसीडर की जिसका मास कितना है m2 है, और इन दोनों मासी बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना है स्मॉल r है। तो अब देखो इन दोनों मासी बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F मींस इन दोनों मासी बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहली बॉडी का मास m1, दूसरी बॉडी का मास m2, तो दोनों के मास के प्रोडक्ट के, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासी बॉडीज के स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो देखो यहाँ पर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इट मींस r का स्क्वायर। दोनों मासी बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना था r, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर कह लो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, तो जो कांस्टेंट होगा वो भी क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। तो देखो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हमने एक कांस्टेंट यूज किया, तो हमारे पास फोर्स कितना हो गया, दोनों मासी बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर ये जो G है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। और आपको G की वैल्यू भी पता होगी कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, write the formula to find the magnitude of the gravitational force between the earth and an object on the surface of the earth। अब उन्होंने बोला कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल कर बताना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट है। तो देखो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने क्या किया, ये कंसीडर किया एक स्फेरिकल बॉडी, ये क्या है, इसको हमने माना कि ये अर्थ है, इसका मास कितना है कैपिटल M है, और इसका रेडियस कितना है, सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है कैपिटल R है। अब हमने ये कंसीडर किया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट है और उसका मास कितना है स्मॉल m है। अब देखो दो मासी बॉडी है, एक अर्थ है जिसका कुछ ना कुछ मास है, और एक ही जो हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया इसका भी कुछ ना कुछ मास है। दो मासी बॉडी यूनिवर्स के अंदर क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये दोनों मासी बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। इनके बीच में लगने वाला फोर्स आपको कैलकुलेट करके बताना है कि इन दोनों मासी बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, मींस प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहली बॉडी का मास कितना है me मींस मास ऑफ अर्थ, दूसरी बॉडी का मास कितना है स्मॉल m डिवाइडेड बाय इन दोनों मासी बॉडीज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो दोनों मासी बॉडीज के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। दोनों मासी बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना है कैपिटल R है, इट मींस रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो ये किसका स्क्वायर लिखेंगे हम, दोनों बॉडीज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मींस r स्क्वायर। तो देखो इन दोनों मासी बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स किसके इक्वल आ गया, F इज इक्वल टू G me m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पर ये जो me है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मास ऑफ अर्थ को। स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को।
और यहाँ पर आर, कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडियस ऑफ अर्थ को, और जी रिप्रेजेंट करता है किसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये पूछा गया था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पर रख देते हैं तो उन दोनों मासिव बॉडीज के बीच में, मीन्स अर्थ और उस मासिव बॉडी, उस ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था। तो हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया? G_m_E_m अपॉन आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इज इक्वल टू G_m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे m1 की जगह क्या है? मास ऑफ अर्थ। m2 की जगह क्या है? जो ऑब्जेक्ट हमने अर्थ की सरफेस पे रखा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। यही हमने बता दिया कि me रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ अर्थ को, m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट को, r रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ अर्थ को, और कैपिटल G रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? अब फ्री फॉल क्या होता है? हमें पता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। मींस किसी ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। तो देखो, द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सर्टेन हाइट टुवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो अर्थ के टुवर्ड्स मूव करना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। की अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करती है और वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? अब हमें पता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक राइज करते हैं और उसे ड्रॉप करते हैं तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाती है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और हमें पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इट मीन्स वो बॉडी एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है और अर्थ की ग्रेविटी या फिर अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। देखो, अब वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth on the object. Means the rate of change of velocity of freely falling body toward the center of the earth is called acceleration due to gravity. कि किसी भी अर्थ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी हाइट तक राइज करते हैं और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो बॉडी एक्सेलरेट करना शुरू करती है, उसी एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी यूनिट्स क्या होती है? यूनिट ऑफ जी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।